मैं अनुज कुमार आप लोगों को पिछले क्लास में प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बता रखा है। आज ये प्राचीन भारत का 5वां क्लास है, जिसमें मैं आप सभी को चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में बताऊंगा। पिछले क्लास तक हमने ये पढ़ रखा है कि कैसे घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य हराते हैं। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध में पराजित करके और मगध के गद्दी पे बैठ जाते हैं और ये शासन व्यवस्था को चलाते हैं। देखिए घनानंद क्या हुआ था कि घनानंद सिकंदर का समकालीन था। पिछले क्लास में हमने सिकंदर के बारे में डिस्कस किया है, चर्चा किया है। पिछले क्लास को आप देख लीजिएगा। उसके आगे का ये क्लास है कि सिकंदर के भारत से लौट के जाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ये घनानंद को युद्ध में पराजित करते हैं। उसके तत्पश्चात वह मगध के साम्राज्य पे राज करते हैं। जब ये चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं शासन व्यवस्था में, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। कुछ चीज़ें जान लेने के लिए, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, जहाँ तक घनानंद की बात है तो घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था और इसको पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य आए, तब ये नया वंश चला। चंद्रगुप्त मौर्य का नया वंश मौर्य वंश। इस किस वंश के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो ये आपका है मौर्य वंश। मौर्य वंश के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और मौर्य वंश को कौन बसाया? तो मौर्य वंश को चंद्रगुप्त मौर्य जी ने बसाया। अच्छा, इसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य कैसे पड़ा? इनका रियल नाम चंद्रगुप्त ही था, ठीक है। इनकी माँ का नाम था मूरा। क्या नाम था? मूरा। और माँ का नाम का मूरा और चंद्रगुप्त दोनों मिलकर हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। आपको याद रहेगा, इनकी माँ का नाम था मूरा और चंद्रगुप्त और मूरा मिलकर हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य जब शासन व्यवस्था में आए, इनके पहले इनके थोड़ा सा इनके बारे में विशेष बात जान लेते हैं। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। जस्टिन नाम का एक लेखक है। जस्टिन नाम का एक लेखक है। लेखक का नाम है जस्टिन। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा है। और ये ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट में या ग्रुप डी के एग्जाम में विगत एग्जामों में पूछा गया है कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है। यह सवाल इस तरह से पूछा है कि सेंट्रोकोटस इतिहास में किसे कहा गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। कहा क्या है? तो जस्टिन कहा है। कौन कहा है? सेंट्रोकोटस, ठीक है। अब बात करते हैं विशाख दत्त। दूसरे लेखक है जिनका नाम है विशाख दत्त। और विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया किताब कौन सा है? मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त के द्वारा किताब लिखा गया जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। अब मुद्रा राक्षस किताब में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, नाम है ब्रिसल। क्या नाम है? ब्रिसल। अब ब्रिसल शब्द का तात्पर्य होता है निम्न जाति में उत्पन्न हुआ। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवनी के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशाख दत्त एक लेखक हैं जिन्होंने एक किताब लिखा। किताब का नाम है मुद्रा राक्षस। और इस किताब में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है निम्न जाति में जन्मा। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन व्यवस्था चलने लगा। 345 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? इनके प्रधानमंत्री बनते हैं जो इनको युद्ध जिताने में बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। नाम है कौन सा? कौटिल्य नाम से उनका जाना गया है। विष्णुगुप्त नाम से जाना गया है। चाणक्य नाम से जाना गया है। तो चाणक्य जी ने मगध राज्य पे इनको मौर्य वंश को बसाने में अपनी पूरी योगदान निभाई है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधानमंत्री बनते हैं कौन? ये बनते हैं आपके कौटिल्य जी, यानी कि चाणक्य जी। हम चाणक्य लिख रहे हैं, आपको याद रहेगा। चाणक्य बड़ा फेमस नाम है। इनकी चाणक्य की बहुत सारी नीतियाँ भी हैं। तो चाणक्य जी इस साम्राज्य के, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के पहले वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान ये प्रधानमंत्री बनते हैं। और मगध की गद्दी पे चंद्रगुप्त मौर्य कब बैठते हैं? तो मगध की गद्दी पे 345 में जन्म हुआ और 322 में आके बैठ जाते हैं मगध की राजगद्दी पे। मात्र 23 वर्ष की अवस्था में, आज के 23 वर्ष की अवस्था में लोगों को देखिएगा, 23 वर्ष की अवस्था में अपने जीवन को और अपने अपने प्रोजेक्ट और अपने कार्य को लेकर बिजी होते हैं। उस एज में ये पूरे साम्राज्य को चला रहे थे। मात्र 23 वर्ष की उम्र में, 23 वर्ष की उम्र में मगध की राजगद्दी पे कौन बैठ गया? तो ये बैठ के चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, यानी कि वह जैन धर्म में विश्वास रखने वाले थे। जैन धर्म को वह मानते थे।
इनका अंतिम समय, ये अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ बिताते हैं? तो श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला नामक जगह है, और यह जगह कहाँ है? कर्नाटक में है। श्रवणबेलगोला नाम का जगह है, कहाँ पे? कर्नाटक में। और इनकी आखिरी समय कहाँ बीतता है? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। और यहाँ पे वो उपवास कर रहते हैं, उपवास मैंने भूखे रहते हैं, उपवास करते हैं। उपवास के दौरान ही चंद्रगुप्त का मौर्य का मृत्यु हो जाता है। कब मृत्यु हो जाता है इनका? 298 ईसा पूर्व में। श्रवणबेलगोला स्थान पे अपनी अंतिम जीवन की अंतिम समय श्रवणबेलगोला कर्नाटक में बिताते हैं, और इनका मृत्यु हो जाता है 298 ईसा पूर्व में। देखिए यहाँ से 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गए। जैसे इनका जन्म कब हुआ? 345 ईसा पूर्व में। राजगद्दी कब बैठे? तो 23 साल के बाद, यानी कि 322 ईसा पूर्व में। और इनका मृत्यु हो गया 298 ईसा पूर्व में, उसके यानी कि राजगद्दी पे बैठने के 24 साल बाद। 24 साल बाद क्या हो गया? इनका मृत्यु हो गया। मृत्यु कहाँ पे हुआ? तो श्रवणबेलगोला नामक स्थान पे, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और कैसे हुआ? उस दिन इनका उपवास था, उपवास के दौरान इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। 305 में मृत्यु की चर्चा हम कर लिए, लेकिन इनके अपने टाइम में, अपने साम्राज्य में क्या क्या कार्य किए उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जन्म समझ लिए, मृत्यु समझ लिए, कैसे हुआ, है ना? इनके प्रधानमंत्री कौन हुए, कब राजगद्दी बैठे, ये इतनी बातें क्लियर होंगी, आशा करते हैं हम। अब देखिएगा 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर से इनका हुआ युद्ध। का हुआ? युद्ध। अब आपको याद अगर होगा तो ध्यान दीजिएगा, सेलुकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था, जो कि पंजाब में भी राज कर रहा है ना। तो अब आगे चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य आए, तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच में हुआ युद्ध। क्या होता है? युद्ध। 305 ईसा पूर्व में हुआ युद्ध। और इस युद्ध का जो वर्णन है, एपियानस नामक एक लेखक है, जिसने इसके बारे में वर्णन किया है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच में हुआ युद्ध, जगह में सेलुकस निकेटर को हार का सामना करना पड़ता है, और सेलुकस निकेटर के बीच में होता है ये युद्ध, जो होता है 305 ईसा पूर्व में। अब देखिए, सेलुकस निकेटर है विदेशी, बाहरी देश का है, तो इन लोगों ने बाहरी देश वाला दिमाग लगाता था कि चलो इसको कैसे, इसकी कमियां कैसे पकड़ा जाए। तो कमी पकड़ने के लिए क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी बेटी को विवाह करवा देता है, समझे? अपनी बेटी से विवाह करवा देता है। और ये सेलुकस निकेटर युद्ध में गया, लड़ा। अब इसे समझ में आ गया चंद्रगुप्त मौर्य के क्षमताओं के बारे में कि ना, हम उससे पार नहीं सकते हैं। अगर हमारा यहाँ राज करना है भारत में, चाहे रहना है एगो एरिया में, एगो क्षेत्र में, तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो ये क्या करता, दिमाग लगाता अपनी बेटी, और इसकी बेटी का नाम है कार्नेलिया। तो कार्नेलिया से करा देता है चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह। ठीक है, देखिए आप 305 ईसा पूर्व में हुआ लड़ाई दोनों के बीच में, है ना, जो कि बाद में जाके दामाद और ससुर बन जाएंगे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की शादी ये सेलुकस निकेटर ने अपनी बेटी कार्नेलिया से करा दी, और देखिए कार्नेलिया से कराया, तो इसके बाद इन लोगों के बीच में युद्ध संधि हुआ कि लड़ाई माने हम लड़ाई नहीं करेंगे। अब तो लड़ाई नहीं करेंगे, उसके लिए कुछ समाधान होगा ना, कि क्यों लड़ाई नहीं करेंगे, या फिर आप कौन एरिया में राज कीजिएगा, हम कौन एरिया में राज कीजिएगा। तो विवाह के तत्पश्चात युद्ध संधि 4 युद्ध संधि हुआ, और युद्ध संधि में 4 प्रांत को चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया गया। और वो 4 प्रांत कौन कौन से थे? तो था काबुल था, कौन सा था? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। ठीक है, ये 4 प्रांत थे। कार्नेलिया से विवाह करवा, कार्नेलिया से नाम याद कैसे रहेगा? तो विदेशी लोग कहाँ से आता है? कार से, तो विदेश की थी, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य की बीबी का नाम हो गया कार्नेलिया, जो कि सेलुकस निकेटर की बेटी हुई। ठीक है, और ये इसके बाद शादी के बाद 4 गो युद्ध संधि हुआ, और इस युद्ध संधि में यही निर्णय लिया गया कि दामाद जी आप क्या करेंगे, 4 प्रांत पे राज करेंगे, और बाकी जो इसके अधिकार क्षेत्र में आता है उस पर सेलुकस निकेटर राज करने लगा। तो 4 प्रांत कौन कौन थे? एक था काबुल, एक था कंधार, और एक था हेरात, और एक था मकरान। 4 है, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, ये 4 आपको याद रखना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा, आपको हम पहले ही बता चुके हैं
कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, यानी कि जैन धर्म को मानते थे, जैन धर्म में उनका विश्वास था। तो इस जैन धर्म को विश्वास करते थे, तो जैन धर्म की शिक्षा कहाँ से लिए, दीक्षा कहाँ से लिए, तो ये जैन धर्म की शिक्षा लिए जैनी गुरु, नाम था भद्रबाहु। क्या नाम था? भद्रबाहु। भद्रबाहु से ये जैन धर्म की शिक्षा लेते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा अपने जैनी गुरु भद्रबाहु से ली। ठीक, 1 नंबर का क्वेश्चन ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जैन धर्म की दीक्षा किससे मिला, तो इसका आंसर हो जाएगा भद्रबाहु से। ठीक है, इनके राजदूत कौन थे? वही मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज इनके राजदूत थे। और मेगास्थनीज इनके शासन व्यवस्था के बारे में या इनके जीवनी के बारे में कुछ पार्ट से लिखा है। कौन किताब में लिखा है? तो इंडिका नामक किताब में लिखा है। इंडिका नामक किताब में लिखा है। और इस किताब में राजघराने के बारे में, राजमहल के बारे में, राज दरबार के बारे में बातें उल्लेखित है। ये किताब के लिखा? तो इनका खुद का राजदूत। किनका? चंद्रगुप्त मौर्य का राजदूत। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य का राजदूत मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने किताब लिखा। 1 नंबर का बहुत एग्जामों में पूछा गया, बहुत एग्जामों में, कि इंडिका के लेखक कौन है, तो आंसर जाता है मेगास्थनीज। या मेगास्थनीज के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया, तो इंडिका। इस इंडिका नामक किताब में लिखा क्या गया है? इस इंडिका नामक किताब में लिखा गया है कि राजा अपने राज दरबार से जब जनताओं के बीच शोभा यात्रा में आते, जब जनताओं के बीच आते थे, तो उसको उस समय शोभा यात्रा उत्सव मनता था। इस शोभा यात्रा उत्सव में क्या होता था कि राजा जो निकलते थे, तो राजा को सोने के पालकी में लाया जाता था, सोने के पालकी में। और इनके जो अंगरक्षक होते थे, अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत, अलंकृत का मतलब होता है कि सोने और चांदी से सजावल, सोने और चांदी से सजाए हुए हाथी पे सवार होते थे। के? तो चंद्रगुप्त मौर्य के अंगरक्षक। ठीक है, यही सब चीज़ें उसमें निहित है। मेगास्थनीज की किताब में यही सब बात लिखा गया है कि कैसे कैसे चीज़ें होती थी, या कैसे कैसे जब चंद्रगुप्त मौर्य जब अपने राज दरबार से जब बाहर निकलते थे, तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता था। इसके अलावा लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो संरक्षक होते थे, वह सोने और चांदियों के अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे। और कुछ अंगरक्षक पेड़ को लेकर चलते थे, और पेड़ों पे होते थे, क्या बोलते हैं, पेड़ों पे होते थे मतलब तोता। कौन तोता? सिखावल तोता। जो कि सिखावल तोता जानते हैं, प्रशिक्षित ट्रेंड पैरोट होते थे, जो कि राजा के सिरों के चारों ओर घुमा करते थे। इतना ही सुरक्षा नहीं, इसके अलावा और सुरक्षाओं के बारे में मेगास्थनीज इंडिका में लिखते हैं कि राजा के इर्द गिर्द, राजा के गोले गोले महिलाएं, हथियारबंद महिलाएं होती थी। हथियारबंद महिलाओं से घिरा हुआ होता था राजा। ठीक है, और इसमें और बातें लिखे हैं, जैसे कि राजा के खाना खाने से पहले उसका जो बहुत करीबी जो होता था, क्या बोलते हैं, करीबी जो आदमी होता था राजा का, ठीक है, करीबी जो नौकर होता था, नौकर आप बोल लीजिए, तो वो सबसे पहले खाना को वो चखता था कि खाना में कहीं तो जहर तो नहीं मिलावल है, या इनका विरोधी, या इनका कोई साम्राज्य में आके जो इनका अगेंस्ट वाला, जो इनका विरोधी हो, चाहे इनका जो दुश्मन हो, कहीं खाना में जहर तो नहीं मिला दिया है। तो एक बहुत खास आदमी पहले इनके खाना खाने से पहले इनके खाना को चखता था। और इंडिका में क्या लिखा गया है? और इंडिका में जैसे कि लिखा गया है कि खाना को चखता था, और राजा 2 रात किसी एक कमरे में सोते नहीं थे। और इंडिका में और बातें लिखी गई है कि राजा का जो राजमहल होता था 2-3 मंजिला होता था, वो भी लकड़ियों का बना हुआ। ठीक है, और लकड़ियों पे पत्थर की नक्काशी की हुई रहती थी। और ये चारों तरफ से एक उद्यान, एक बगीचा की तरह लगता था। और इस बगीचा में क्या होता था कि बगीचा की तरह लगता था जिसमें पक्षियों का बसेरा, समझ गए, इस तरह से। और इंडिका जो किताब है, इनमें ये सब बातों के अलावा और कुछ बातें भी वहाँ के प्रशासन टाइम के बातें लिखी गई है। जो कुछ प्रमुख बातें थे आपको याद करने के लिए, याद रखने के लिए हमने बता दिया। मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया किताब है इंडिका। आपसे वो बात नहीं पूछेगा कभी भी, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि राजदूत जो मेगास्थनीज था उसके द्वारा लिखा गया किताब कौन सा था। तो आप बताइएगा आंसर इंडिका। आगे चलते हैं कि पाटलिपुत्र, अध्ययन सुनिए, पाटलिपुत्र क्या है? तो पाटलिपुत्र तो यही है राजधानी। तो पाटलिपुत्र जो राजधानी है, इसके बारे में लिखा गया है कि इसके बारे में और लिखा गया है। मेगास्थनीज अपने इंडिका किताब में पाटलिपुत्र के बारे में, राजधानी के बारे में लिखते हैं कि इसमें, राजधानी के बारे में लिखते हैं कि इसमें कितना है, 570 गो बुर्ज है और 6400 इसमें द्वार है। ये चीज़ें इंडिका में गिवन है।
चलिए, अब मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का वर्णन कौन किया है? तो लेखक का नाम है एपियानस। क्या नाम है? एपियानस। अभी हमने जस्ट बताया है कि इनके द्वारा जो लिखा गया, जो क्या बोलते लड़ाई हुआ था, यहाँ पे बताए थे कि सेल्यूकस निकेटर की हार हो जाती है, चंद्रगुप्त मौर्य और इनके दोनों में जब युद्ध होता है तो हार हो जाता है। और इस हार और ये युद्ध का वर्णन, इस युद्ध का वर्णन के किया है? तो एपियानस नामक लेखक ने किया है। ठीक, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो युद्ध का वर्णन किसने किया है? सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। एक है लेखक प्लूटार्क। क्या नाम है उसका? प्लूटार्क। प्लूटार्क कहता है कि यानी कि प्लूटार्क के अनुसार ये बात स्टेटमेंट दी गई है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर को यानी कि सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दे दिया, उपहार में, गिफ्ट में। समझे? ये बात क्या कहता है? नहीं मेगास्थनीज कहते हैं, नहीं एपियानस कहते हैं, कहता कौन है? प्लूटार्क। प्लूटार्क कहता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अपने ससुर को उपहार में, गिफ्ट में 500 हाथी दान में दे दिए। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हो जाता है 298 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? तो श्रवणबेलगोला नामक स्थान पे, जो कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक है। और इसके अलावा देखिएगा एक चीज़ और छूट रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु तो हो गया, ये चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हो गया, और इनके बाद इनका बेटा आता है उत्तराधिकारी, जिसका नाम है बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद आते हैं उनके उत्तराधिकारी अशोक। तो अशोक महान के बारे में पढ़ेंगे, तब हमारा जाके मौर्य वंश समाप्त होगा। तभी 2 और राजाओं के विशेष रूप से पढ़ना है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब एक चीज़ आप और ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एक चीज़ और छूट गया है, एक चीज़ थोड़ा सा मिस हो गया। जैसे ये जो प्रधानमंत्री, हाँ, चाणक्य जी, प्रधानमंत्री चाणक्य, तो चाणक्य जी से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। मौर्य साम्राज्य को जब मौर्य साम्राज्य का जब हम अध्ययन कर रहे हैं, तो चाणक्य जी के नाम से एक क्वेश्चन आता है। कौन सा? तो क्वेश्चन है चाणक्य जी के नाम से, क्वेश्चन है कि चाणक्य जी के द्वारा यानी कि कौटिल्य जी के द्वारा एक किताब लिखा गया था जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र जो किताब है, इस किताब का संबंध कहीं इकोनॉमिकल स्टेटस नहीं है, इस किताब का सीधा संबंध राजनीति से है। कहाँ से है? राजनीति से इसका संबंध है। तो किताब का नाम कौन सी है? अर्थशास्त्र। ये एक पॉइंट है कि प्रधानमंत्री कौन? चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो ये किताब लिखे, किताब का नाम हुआ कौन सा? किताब का नाम है क्या? अर्थशास्त्र। और इस किताब का संबंध राजनीति से है। ठीक है। चलिए हम आगे क्लास में बिंदुसार, बाकी नेक्स्ट हम अगले क्लास में पढ़ेंगे ये चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज जो होते हैं बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटा अशोक महान, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।